会儿就别吃了。你个蛋别饿死去！ वेलकम डियर रॉकर्स। दोस्तों आज हम देखेंगे 2018 में रिलीज हुई मूवी जिसका नाम है द आइलैंड। मूवी की शुरुआत में न्यूज में बताते हैं कि एक मेट्रोइड बड़ी तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है। एक और मैडी और उसका छोटा भाई जियाओ अपने कलीग्स के साथ एक ट्रिप पर जा रहे हैं। मैडी एक लॉटरी टिकट ले जाता है और उसे उम्मीद है कि वो लॉटरी जीत जाएगा और अपने कलीग शीना का दिल जीत लेगा। कंपनी के प्रेसिडेंट जैंग के आते ही वे निकल पड़ते हैं, पर एम्प्लॉयज को काउंट नहीं किया जाता। मैडी और जियाओ लेट हो जाते हैं और ट्रांसपोर्ट के पीछे भागते हैं, पर जैंग उन्हें अंदर ले लेता है। अब इस सी कोच में अपना सफर शुरू करते हैं। कोच सबका स्वागत करता है और अपना नाम रिक बताता है। फिर जैंग बताता है कि कंपनी का स्टॉक वैल्यू आसमान छू गया है, इसीलिए सारे एम्प्लॉयज को 10% से ज्यादा सैलरी दी जाएगी। ये सब सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं, पर मैडी तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो लॉटरी में 60 मिलियन यौन जीत गया है। वो हर तरफ भागता है और गाना गाने लगता है। सभी सोचते हैं कि वो ज्यादा सैलरी की खबर सुनकर पागल ही हो गया है। और फिर सबकी खुशी में पानी फिर जाता है जब एक बहुत ही बड़ी लहर उनकी ओर आती है। रिक कहता है कि सभी लाइफ जैकेट्स पहनकर कूदने के लिए तैयार हो जाओ। इतना ही नहीं, लहर में एक जलता हुआ कार्गो शिप भी उनकी ओर आने लगता है। रिक कोच को कार्गो शिप से बचा लेता है और कोच पानी के अंदर चला जाता है। तभी एक जायंट वेल उनके पास से गुजरता है और सब सांस लेना ही भूल जाते हैं। फिर लहर कोच को किसी दूसरी दिशा में बहाकर लेके जाती है। दोपहर को उनका कोच एक पथरीले तट से टकराता है। सबका बुरा हाल होता है और औरतें मदद के लिए चिल्लाने लगती है। मैडी का लॉटरी टिकट अभी तक सुरक्षित होता है। वो जंगल में जाता है तो उसको शीना की चीख सुनाई देती है। उसका पैर पत्थरों के बीच फंसा होता है और मैडी उसको बचाकर एक जगह लेके आता है जहाँ बाकी पैसेंजर्स भी होते हैं। अगले दिन रिक जंगल से कुछ फल लाकर सभी को देता है। वे रिक को उसकी कंपनी को कांटेक्ट करने को कहते हैं ताकि एक दूसरा शिप वहाँ पर आ जाए, लेकिन ये आइलैंड मेनलैंड से बहुत दूर है और यहाँ कम्युनिकेशन सिग्नल्स काम नहीं करते। तभी प्रोफेसर बायो कहता है कि पृथ्वी पर कोई मेट्रोइड गिर गया है जिसकी वजह से यहाँ कोई जीव जंतु जिंदा नहीं बचे हैं। अब सभी परेशान होते हैं, लेकिन मैडी कहता है ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो मैंने 60 मिलियन यौन जीते हैं, उसका मजा लिए बिना मैं कैसे मर सकता हूँ। वो कहते हैं कि हमें किसी तरह इमरजेंसी सिग्नल देने की कोशिश करनी चाहिए, पर बारिश होने लगती है और सब पत्थरों के बीच रात बिताने लग जाते हैं। अगले दिन रिक उनको जंगल में लेके जाता है ताकि वे कुछ फल तोड़ लें, पर इन लोगों को पेड़ पर चढ़ना तो आता नहीं है, इसलिए रिक उनके लिए फल तोड़कर लेके आता है। धीरे धीरे उन्हें आइलैंड में रहने की आदत पड़ जाती है। वे लाइफ जैकेट्स को पत्थरों पर बिछाकर इमरजेंसी मैसेज लिखते हैं और बोर्ड पर रखे हुए टूल से सैटेलाइट बनाते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया से कांटेक्ट नहीं कर पाते। जियाओ बोर्ड को रिपेयर करने की कोशिश करता है, पर उसमें एक्सप्लोजन हो जाता है। जैंग बेबस होकर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसकी धन दौलत इस वक्त किसी काम की नहीं है। फिर रिक उनको फल लाकर देता है। कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। अब रिक गुस्से में एक आदमी को मारकर कहता है कि टेस्टी फल चाहिए तो खुद जाकर तोड़ के लेके आ जाओ, यहाँ तुम लोगों का स्टेटस कोई मायने नहीं रखता, समझे। फिर उस सबको जंगल के बीच एक गुफा में लेके जाता है जहाँ वे आग जलाकर वहीं रात बिताते हैं। मैडी शीना को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें इस आइलैंड से बचाकर जरूर लेके जाऊंगा, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देती है। सब मिलकर रिक को अपना नया लीडर चुनते हैं क्योंकि आइलैंड में सरवाइव करना सिर्फ उसे ही आता है। रिक मान जाता है, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट इस बात से खुश नहीं होता। शीना बेबस फील करती है और गुफा के बाहर जाकर चीखती है। जब वो लौटती है तो मैडी पर भी चिल्लाती है। अगली सुबह रिक सभी को टीम्स में बांट देता है और कहता है कि हर टीम को कोई ना कोई काम करना होगा, वरना यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते। एक टीम कुकिंग करेगी, एक पानी लाएगी और एक फल सब्जियां वगैरह तोड़ कर लेके आएगी। सब उसकी बात मानते हैं और किसी को खाने पीने की कमी नहीं होती, पर धीरे धीरे रिक को उसकी नई पदवी का जुनून पकड़ लेता है। मैडी उसके इंस्ट्रक्शन के खिलाफ खुद ही जंगल में घूमने चला जाता है। कुछ दिन बाद वो लौटकर अपने कलीग्स को बताता है कि जंगल में उसने क्या क्या सीखा। इस पर रिक चिढ़ जाता है और शीना को मारता है क्योंकि वो मैडी को खाना देने वाली थी। मैडी और रिक के बीच फिर लड़ाई हो जाती है और रिक मैडी को पेड़ पर उल्टा बांध देता है। जो मेरे इंस्ट्रक्शन नहीं मानेगा उसका यही हाल होगा। ये सुनकर सभी घबरा जाते हैं। रात को जियाओ अपने भाई को छुड़ा लेता है और अगले दिन दोनों भाई उनके बनाए हुए बोर्ड पर निकलने का फैसला करते हैं। तभी शीना उनको रोकती है और फिर मैडी उससे अपने प्यार का इजहार करता है और बताता है कि तुम्हारे डाइवोर्स के बाद तुम्हारी लाइफ में खुशी का हर पल मेरा ही दिया हुआ है और मैंने ये लॉटरी इसलिए खरीदी थी कि मैं तुम्हारे साथ खुश रहूं। पर शीना उसके बारे में ऐसा फील नहीं करती। गुस्से में मैडी उसे जबरदस्ती किस करने जाता है, पर वो उसको एकदम रिजेक्ट कर देती है। फिर दोनों भाई बोर्ड पर निकल पड़ते हैं। मैडी जियाओ को बताता है कि बचपन में हम हद से ज्यादा गरीबी और दुख देख चुके हैं, इसलिए मैं लॉटरी के पैसों से सब कुछ खरीदना चाहता हूँ। मैं इस आइलैंड से अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता। तभी वे एक पोलर बियर की लाश को तैरते हुए देखते हैं। लगता है पोल्स में भी पानी भर गया है, इसलिए वे पोलर बियर को लेकर वापस आइलैंड में लौट आते हैं। फिर रिक दोनों को सजा देता है और जमीन पर बोट चलाने को कहता है। सब उनका मजाक उड़ाते हैं।
शीना मैडी की लॉटरी के बारे में सबको बता देती है और वे उन पर और भी हंसने लगते हैं। तब जियाओ कहता है कि मुझे भी उन पैसों में हिस्सा चाहिए, पर मैडी कहता है कि लॉटरी के पैसे सिर्फ मेरे हैं। जैंग अपनी बेटी की फोटो को निहारता है और अपने पैसे फेंक देता है। एक दिन रिक की तानाशाही हद पार कर चुकी होती है। वो हर किसी को जब चाहे कोई भी काम देता रहता है और उनको आराम तक नहीं करने देता। मैडी और जैंग अब उसके इंस्ट्रक्शन नहीं मानते, इसलिए वो उन्हें सबके लिए फिश पकड़कर लाने को कहता है। फिशिंग करते वक्त दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। जैंग कहते हैं कि हमें मिलकर इस आइलैंड से बचने की कोशिश करनी चाहिए। शाम को जैंग सबसे कहता है कि जानवरों की तरह पेड़ पर चढ़कर खाना इकट्ठा करना बंद करो। अगर हम पृथ्वी पर आखिरी इंसान हैं तो हमारी प्रगति में ही पृथ्वी की प्रगति है, इसीलिए उस तानाशाही के आगे सर मत झुकाओ। यह सुनकर रिक चिढ़ जाता है कि इस आइलैंड में सरवाइव करने के लिए लॉजिक नहीं रूल्स की जरूरत है, पर बाकी लोग जैंग को सपोर्ट करते हैं। अब रिक कहता है कि जो मेरे रूल्स नहीं फॉलो करना चाहता वो इस गुफा से बाहर जा सकता है। अब वे दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। जैंग, मैडी, जियाओ और कुछ और लोग एक ग्रुप में होते हैं। शीना और बाकी लोग रिक के ग्रुप में चले जाते हैं। जैंग की टीम फिर एक पुराने शिप के अंदर जाती है जहाँ उनकी जरूरत की कई सारी चीजें मिलती है। वहाँ उन्हें फ्यूल भी मिलता है और अब धीरे धीरे सबको जैंग पर विश्वास होने लगता है। सुबह पता चलता है कि वो एक बड़ा क्रूज शिप है जो उल्टा पड़ा हुआ है। मैडी और जियाओ सपने देखते हैं कि लॉटरी के पैसों से वे क्या क्या करेंगे। दूसरी ओर रिक की टीम को खाना मिलना भी मुश्किल हो जाता है। मैडी से शीना की परेशानी देखी नहीं जाती और वो छुपकर उसके बास्केट में खाना रख देता है, लेकिन शीना स्वाभिमानी है और मुफ्त का खाना नहीं खाना चाहती। पर जब मैडी उसको साबुन लाकर देता है तो वो बड़ी इंप्रेस हो जाती है और उसके साथ क्रूज शिप के अंदर चली जाती है। नहा धोकर वो तैयार होती है तो शिप के अंदर रखी हुई सारी सप्लाईज को देखकर बहुत ही खुश होती है। दोनों दिन भर साथ ही रहते हैं और शाम को शीना बताती है कि मेरे पति ने मुझे धोखा दिया था, इसीलिए उसे डाइवोर्स करना पड़ा। अब दोनों किस करने जाते हैं कि अचानक जैंग पीछे में आ जाता है और शीना को जाना पड़ता है। वो जाकर सभी को इस क्रूज शिप के बारे में बता देती है और वे भी यहाँ पर आ जाते हैं। जैंग बताता है कि सर्वाइवल के लिए हमें एक टीम बनकर रहना होगा। फिर वो बताता है कि हम ताश के पत्तों को करेंसी की तरह यूज करेंगे। हर काम के लिए उसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से काट दिया जाएगा। इन्हीं कार्ड्स के बदले हम खाना और दूसरी चीजें खरीद पाएंगे। रिक की टीम को यह आइडिया ठीक लगता है, पर रिक नहीं मानता और अपनी टीम को लेकर चला जाता है। तब मैडी जैंग को याद दिलाता है कि हमें इस आइलैंड से बचना होगा, पर जैंग कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, मैं तो सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे भाई को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा था। दोनों भाई जैंग की गुलामी नहीं करना चाहते और जंगल की ओर चले जाते हैं। 60 दिनों बाद दिखाते हैं कि दोनों भाई एक क्रैश्ड हेलीकॉप्टर को अपना शेल्टर बना चुके हैं। मैडी की दुविधा यह है कि उसके पास सिर्फ 29 दिन बचे हैं, उसी के अंदर उसको अपना लॉटरी टिकट एनकैश करना होगा। पर वक्त के साथ उसकी उम्मीदें मिटने लगती हैं और स्पेशल इक्विपमेंट्स के बिना उसका सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उन्हें यकीन हो जाता है कि वे इस आइलैंड को छोड़कर कभी नहीं जा सकते और वे क्रूज शिप में लौट आते हैं। यहाँ जैंग ने ताश के पत्तों को पैसों का रूप दे दिया है और उन्हीं के जरिए यहाँ चीजें खरीदी और बेची जाती है। रिक की टीम के कुछ आदमी भी जैंग की टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि इस टीम में उन्हें खाने पीने और लाइफ के कंफर्ट्स की कोई कमी नहीं होती। वे जैंग को एक काबिल लीडर मानते हैं। अब मैडी जैंग से एक फिशिंग नेट उधार मांगता है, पर जैंग उन्हें जंगल में भगा देता है। रात को शीना उनसे मिलती है और अपने हिस्से का फिश उन्हें दे देती है। उसने जैंग को इंस्टेंट नूडल्स देकर फिश ली थी, पर मैडी लेने से इनकार कर देता है क्योंकि शीना जैंग के रूल्स मानती है। अब शीना निराश होकर चली जाती है और तब मैडी उसका दिया हुआ फिश फेंक के देता है। अब 90 दिन हो चुके हैं और मैडी लॉटरी टिकट्स को देखकर बहुत दुखी होता है कि अब किस काम का। तो अभी अचानक आसमान से एक मछली गिरती है। इसके बाद तो एक एक करके मछलियों की बरसात ही होने लगती है। लगता है तूफान की वजह से ये मछलियां यहाँ पर आकर गिर गई हैं। तब मैडी अपने लॉटरी टिकट को एक नजर से देखता है तो रियलाइज करता है कि इस वक्त ये मछलियां उसकी लॉटरी हैं। दोनों भाई जी भर के फिश खाते हैं और बाकी को पेड़ों पर सुखाने लगते हैं। अब मैडी के दिमाग में एक चालाक प्लान आता है। वे रिक की टीम के साथ डीलिंग कर लेते हैं कि हम तुम्हें फिश देंगे, तुम हमें अपने आइटम्स देना। वे ऐसे आइटम्स खरीदते हैं जिन्हें यहाँ रिपेयर नहीं किया जा सकता। वे जैंग को भी ऐसा ही ऑफर देते हैं। फिर वे अपनी मछलियां 2 हिस्सों में बांट देते हैं। अब जैंग और रिक में लड़ाई भी होती है कि मुझे ज्यादा मछलियां चाहिए। इन्हें आपस में लड़ाकर दोनों भाई इनकी ताकत और कमजोरियां मापने लगते हैं ताकि वे इन दोनों को कंट्रोल कर सके। मैडी एक छोटी गुफा के पास जाता है जहाँ शीना नहाती है और उससे प्यार की बातें करने लगता है, पर बाद में पता चलता है कि अंदर शीना की फ्रेंड आ रही थी। वो बाहर आकर थैंक्स और कॉम्प्लीमेंट्स कहकर हंसने लगती है। शीना ऊपर से उसको देखकर हंसने लगती है। अब जियाओ रिक की टीम से कहते हैं कि आप लोग जैंग से एक फिशिंग नेट क्यों नहीं मांग लेते। रिक भी मान जाता है, पर जैंग शर्त रखता है कि फिशिंग नेट चाहिए तो मेरे लिए काम करो या फिर मुझे मछलियों का 2 गुना हिस्सा दे दो। ये सुनकर रिक चिढ़कर जैंग को जोर का मुक्का मारता है। फिर उसकी टीम जैंग की सारी मछलियां लूटने लगती है। दोनों भाई खुश होते हैं कि प्लान काम कर गया। रात को मैडी शिप के माइक पर अनाउंस करता है कि हमें मेट्रोइड से बचा हुआ जमीन का हिस्सा ढूंढना चाहिए, पर जैंग उसका मजाक उड़ाने लगता है कि इस आइलैंड के अलावा पृथ्वी पर कोई जमीन का टुकड़ा नहीं बचा हुआ है। पर शीना मैडी को सपोर्ट करती है। मैडी उन्हें दिखाता है कि इस मशीनरी को ठीक करने से वे आइलैंड से बचकर जा सकते हैं। अब सबकी उम्मीदें फिर से बढ़ जाती है। जैंग भी उन्हें क्रूज शिप पर रहने देता है और खाना और पानी वगैरह का इंतजाम करता है। मैडी कहता है कि हमें मौसम और सी लेवल चेंजेस को मॉनिटर करते रहना चाहिए। मैडी उनको चार्ज किया हुआ सेलफोन दिखाता है और जियाओ ताश के पत्तों के बदले उन्हें उनके फ्रेंड्स
और रिलेटिव्स के मैसेज और फोटोज दिखाता है। वे मिलकर काम करते हैं और अपनी बोट को पत्थरों के बीच से छुड़ा लेते हैं। इसी बीच जियाओ वहाँ पावर सप्लाई का भी इंतजाम कर लेता है और इस बात से खुश होकर सभी सेलिब्रेट करने लगते हैं। वे दोनों भाइयों की खूब प्रशंसा करते हैं। इससे जियाओ खुद को उनका लीडर मानने लगता है और अपने ताश के पत्ते उनके बीच उछाल देता है। सब उन कार्ड्स को बटोरने के लिए धक्का मुक्की करते रहते हैं, लेकिन ये सब देखकर जियाओ खुशी महसूस करता है। अक्सर मैडी और शिना का रोमांस चलता रहता है। कुछ दिन बाद उन्हें गन शॉट्स की आवाज आती है। दोनों भाई और रिक चेक करने जाते हैं तो मैडी बताता है कि मैंने पहले भी ये आवाज काफी बार सुनी थी। 12 दिन में ये आवाज एक बार सुनाई देती है। वे पहाड़ पर जाकर देखते हैं तो एक शिप नजर आता है। अब रिक भागकर सबको बताने जाता है कि आखिर हमें लेने एक शिप आ गया है, लेकिन मैडी और जियाओ इस बात से एक्साइटेड नहीं होते क्योंकि उन्हें वापस रूलर्स की जिंदगी जीनी पड़ेगी। जियाओ कहता है कि हम शिप वाली बात सबसे छुपा कर रखेंगे ताकि उन पर हमारा कंट्रोल बना रहे। वे लौटकर सबको बताते हैं कि रिक पागल हो गया है, उसकी बात का यकीन मत करो। तभी रिक आकर झूमने लगता है कि हमें बचाने के लिए एक शिप आ गया है, पर सब उसको पागल समझकर फ्रिज में बंद कर देते हैं। जियाओ एक नया रूल बनाता है कि रात के वक्त कोई पहाड़ पर नहीं जाएगा। दूसरी ओर शिना भी अपनी असली जिंदगी में लौटना नहीं चाहती और मैडी के साथ आइलैंड पर ही बस जाना चाहती है। अगले दिन सब रिक को बुली करने लगते हैं, जिसकी वजह से मैडी बहुत ही गिल्टी फील करता है, पर जियाओ वादा करता है कि हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे और अपनी पावर भी बनाए रखेंगे। जियाओ कार्ड्स के बदले जैंग का क्वार्टर्स मांगता है, पर वो इनकार कर देता है और तब पता चलता है कि जैंग बड़ी संख्या में फिश खरीद रहा है ताकि बाकी लोगों पर उसका कंट्रोल बढ़ जाए। फिर जियाओ जैंग के फोन पर उसकी बेटी का वीडियो दिखाता है और उसे डिलीट करने की धमकी देता है। अब जैंग को अपनी कंपनी और प्रॉपर्टी जियाओ के हवाले करनी पड़ती है, पर जैंग को यकीन होता है कि इस आइलैंड की बाहर की दुनिया मिट चुकी है, इसलिए वो अपनी सारी प्रॉपर्टी जियाओ के हवाले कर देता है। फिर वो अपनी बेटी की वीडियो देखता रहता है। इसके बाद जियाओ मैडी को अपना असली प्लान बताता है। दरअसल वो बोट का इंजन तोड़कर फिशिंग नेट चुराना चाहता है और इस तरह ये लोग इसी आइलैंड में फंसे हुए रहेंगे। फिर सिर्फ मैं और तुम यहाँ से बच निकलेंगे और अपने शहर जाकर अमीरों की जिंदगी जिएंगे। जियाओ का ये सेल्फिश प्लान सुनकर मैडी चौंक जाता है। मैडी को अचानक कुछ लोग पकड़कर समुद्र तट पर लेके जाते हैं जहाँ भीड़ जमा हुई है। शिना उसे सरप्राइज देती है और कहती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब इस तरह मैडी का बरसों का सपना पूरा हो रहा था, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होता। सभी दोनों को कांग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन मैडी चिल्लाता है ये सब झूठ है, धोखा है। वो सबको बताता है कि उस दिन एक शिप यहाँ आया था और रिक एकदम सच कह रहा था, पर बेचारा रिक अब खुद को पागल मान चुका है। सभी मैडी को भी पागल बताकर मारने लगते हैं। मैडी फिर उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। शिना को लगता है कि मैडी इतने दिन प्यार का नाटक कर रहा था। अब जियाओ मैडी को बता देता है कि अब जैंग की प्रॉपर्टी हमारी हो गई है, इसलिए हमें लौट जाना चाहिए। रिक उनकी बातें सुन लेता है और मैडी को मारता है, पर मैडी कहता है कि तुम भी हमारे प्लान में शामिल हो जाओ। और जिस दिन शिप आने वाला होता है, मैडी और जियाओ मिलकर सभी को खूब पिलाते हैं ताकि तीनों आसानी से बच सकें। इसी बीच रिक शिप में घुसता है और फ्यूल पाइप तोड़ देता है। वो आग जलाना चाहता है, लेकिन लाइटर काम नहीं करता। यहाँ मैडी जलती हुई लकड़ी से शिप को ब्लास्ट करने को कहता है ताकि रेस्क्यू शिप उसको देख सके, पर जियाओ उसको रोक देता है और उनकी लड़ाई में लकड़ी शिना के पास गिरती है। मैडी विनती करता है कि मुझ पर विश्वास करो और शिप में आग लगा दो। शिना उसे शिप पर फेंक देती है, लेकिन वो पानी में गिर जाता है। इतने में जैंग अपने कैबिन से सिगरेट पीता हुआ बाहर निकलता है। मैडी उसको करंट शॉक लगा देता है और उसका सिगरेट नीचे गिरता है। इस तरह शिप में आग लग जाती है। फिर वो उस बुक को आग में फेंक देता है जिसमें जैंग ने अपनी प्रॉपर्टी और कंपनी जियाओ के नाम की थी। जियाओ इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खोकर पागल ही हो जाता है और नीचे गिर जाता है। इस शिप ने उन्हें इतने दिन जिंदा रखा, इसलिए वे आग बुझाने की कोशिश करते हैं। गुस्से में वो मैडी का पीछा करते हैं। मैडी तेजी से पहाड़ पर जाता है और जल्दबाजी में नीचे गिर जाता है। तभी वो रेस्क्यू शिप को देखता है और शिना और अपने कलीग्स के बारे में सोचकर स्माइल करता है। अगली सुबह वो समुद्र तट पर पड़ा होता है। जब उसे होश आता है तो वो दूसरों को ढूंढता है। सिर्फ शिना वहाँ बैठी होती है। वो कहती है कि सब रेस्क्यू शिप में जा चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर वहाँ जाकर क्या करती, हम अगली बार चले जाएंगे। इस तरह उन्हें आइलैंड पर कुछ और दिन साथ रहने का मौका मिलता है। अब जैंग और उसके एम्प्लॉयज दुनिया भर में फेमस हो जाते हैं। जैंग इस आइलैंड को ही खरीद देता है और उससे एक रेजोर्ट बना देता है। सब मिलकर जियाओ से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पता चलता है कि उसे टेम्पररी एमनेसिया हुआ है। मैडी को उसकी लॉटरी टिकट का पैसा आखिरकार मिल जाता है और वो कंपनी की बिल्डिंग खरीद लेता है। वो और शिना बहुत खुशी से रहते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप इस ग्रुप के साथ उस आइलैंड पर होते तो किसकी टीम में होते, जैंग या रिक? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जाने से पहले आपको ऐसी एक मूवी सजेस्ट करना चाहता हूँ जिसका नाम है कास्ट अवे फ्रॉम द मून। इसमें एक आदमी एक आइलैंड में फंस जाता है और वहीं पर वो अपने सर्वाइव के लिए खेती करता है, सब कुछ करता है। तभी एक लड़की दूर से उसको अपने कैमरे से देखकर उसके साथ मिलने की कोशिश करती है। आगे क्या होता है मूवी जरूर देखिएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्रेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।